अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सबसे पहले प्रोफेसर मार्शल के अकॉर्डिंग देखेंगे। प्रोफेसर मार्शल का क्या कहना था कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालने के दो तरीके होते हैं। पहला, इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी, और दूसरा इन केस ऑफ डबल कमोडिटी। इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी में कैसे निकालते हैं और डबल कमोडिटीज़ या टू और मोर कमोडिटीज़ में किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। टू और मोर कमोडिटीज़। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सिंगल कमोडिटी। सिंगल कमोडिटी में मार्शल का ये कहना था कि हम ये मान लेंगे कि कंज्यूमर केवल एक सिंगल कमोडिटी कंज्यूम करेगा, और अगर वो केवल एक ही कमोडिटी कंज्यूम करेगा तो उसे उस कमोडिटी से कुछ ना कुछ यूटिलिटी ज़रूर मिलेगी। मान लेते हैं वो एक्स कमोडिटी को कंज्यूम करता है, और एक्स कमोडिटी को कंज्यूम करके उसे कितनी यूटिलिटी मिलती है, उसको उससे मिलने वाली यूटिलिटी है म्यू एक्स, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम एक्स। अगर वो वाई कमोडिटी कंज्यूम करता है तो उससे जो यूटिलिटी उसे मिलेगी उसे कहेंगे एम यू वाई। मान लेते हैं फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करेगा तो 70 यूटिल्स मिलेंगी। अगेन ये 70 कैसे आया, मैं बता चुकी हूँ पहले ही कि हम अपने मन से कोई भी फिगर ले सकते हैं। फिर बताओ, जब हम सेकेंड यूनिट कंज्यूम करेंगे तो थोड़ी कम यूटिलिटी मिलेगी, मान लेते हैं 50 यूटिलिटी। फिर थर्ड यूनिट कंज्यूम की तो कुछ और कम मिलेंगी। फिर फोर्थ यूनिट कंज्यूम करी तो कुछ और कम मिलेंगी, फिर बहुत ही कम। फिर जब 60 यूनिट करेंगे तो हमें उससे कोई भी यूटिलिटी नहीं मिलेगी, और जब हम 7th यूनिट कंज्यूम करेंगे तो हमें उस कमोडिटी को कंज्यूम करने का नेगेटिव रिजल्ट सामने आएगा। हम इसे कुछ भी मान सकते हैं, हम इसे फूड आइटम मान सकते हैं या कोई भी आइटम हम इसमें ले सकते हैं। तो किसी भी चीज़ का अगर लगातार कंजम्पशन किया जाए तो उसे मिलने वाली यूटिलिटी कम होती जाती है, और ये नेगेटिव पॉइंट्स बढ़ते जाएंगे। जैसे जैसे हमारा कंजम्पशन अगर और आगे गया तो ये नेगेटिव पॉइंट्स मेरे बढ़ते जाएंगे। ये होती है सिंगल कमोडिटी से मिलने वाली यूटिलिटी, ये है यूनिट्स। अब इक्विलिब्रियम कैसे निकलेगा? सबसे पहले इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है वो लेवल जहाँ पे कंज्यूमर सबसे ज़्यादा सेटिस्फाई होता है, मतलब वो अपना ना ही लेवल ऑफ कंजम्पशन कम करना चाहता है और ना ही लेवल ऑफ कंजम्पशन बढ़ाना चाहता है। मान लेते हैं कि सिंपल वर्ड्स में कहें तो इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। ना वो अपना लेवल ऑफ कंजम्पशन कम करना चाहेगा और ना ही इसे बढ़ाना चाहेगा। मान लेते हैं उसका प्राइस कितना है। अब हम लोग का इक्विलिब्रियम कैसे निकलेगा? इक्विलिब्रियम कैसे निकलेगा? मान लेते हैं मार्केट में इस कमोडिटी का एक्चुअल प्राइस चल रहा है 30 रुपये। कितना चल रहा है? 30 रुपये एक्चुअल प्राइस। उसे कहेंगे पी एक्स, एक्चुअल प्राइस ऑफ एक्स, 30 रुपये। तो बताओ, जब हम पहली यूनिट खरीदने जाएंगे तो भी हमें मार्केट में तो 30 ही रुपये का मिलेगा, सेकेंड खरीदेंगे तो भी 30 रुपये, हर एक यूनिट हमें 30 रुपये की ही मिलेगी। तो इक्विलिब्रियम कहाँ पर आता है? इक्विलिब्रियम वहाँ आता है, चाहे आप कोई भी यूनिट खरीदो मार्केट में तो आपको 30 रुपये में मिलेगी वो यूनिट। अब इक्विलिब्रियम कहाँ होता है? इक्विलिब्रियम वहाँ होता है जहाँ पे एम यू एक्स पी एक्स के इक्वल हो। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, जहाँ पे एम यू एक्स पी एक्स से ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम उस कमोडिटी के लिए ज़्यादा रुपए देने के लिए रेडी हैं, 70 देने के लिए रेडी हैं, पर वो कमोडिटी हमें मिल कितने में रही है? 30 में मिल रही है, तो हम फट से ख़रीद लेंगे। फिर सेकंड में भी हम 50 रुपये देने के लिए रेडी हैं, लेकिन वो मिल कितने में रही है? 30 में मिल रही है, तो हम फट से ख़रीद लेंगे। फिर थर्ड में भी हम देने के लिए भी 30 रेडी हैं, मिल भी 30 में रही है, तो ये भी हम ख़रीद लेंगे। यहाँ पे दोनों इक्वल हैं। अब कहा यहाँ पे हम 15 रुपये देने के लिए तैयार हैं, लेकिन मिल 30 में रही है, तो हमें ये चीज़ महंगी लगेगी। तो अब यहाँ से हम ख़रीदना बंद कर देंगे, हम यहाँ पे कमोडिटी को परचेज़ करना बंद कर देंगे।
यानी बताओ मैक्सिमम वो कंज्यूमर कितनी यूनिट खरीदेगा? वो तब तक अपना यूनिट करता रहेगा, खरीदता रहेगा, जब तक उसका MUX PX के इक्वल ना हो जाए। वो तब तक इसको खरीदता ही रहेगा जब तक MUX PX के इक्वल ना हो जाए। अब और वो तब तक खरीदना जारी रखेगा, यहाँ पे आके वो मैक्सिमम सेटिस्फाई हो जाएगा। इसीलिए हम लोग कहेंगे कि यहाँ पे 3 यूनिट्स में उसका क्या है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। जब वो 3 यूनिट्स कंज्यूम करेगा तो उसको इक्विलिब्रियम मिलेगा। यहीं पे अगर मान लेते हैं कि प्राइस डाउन होके 15 रुपये हो जाए, तो ऐसे में बताओ अब हर एक यूनिट 15-15 रुपये में मिलेगी। अब बताओ इक्विलिब्रियम उसका कहाँ पे होगा? अब वो इक्विलिब्रियम कहाँ होगा? तो अब उसका इक्विलिब्रियम कहाँ होगा? यहाँ ज़्यादा है ले लेगा, ये भी ज़्यादा है ले लेगा, ये भी ज़्यादा है ले लेगा, यहाँ पे वो इक्विलिब्रियम होगा। यानी कि 4 यूनिट्स पे उसका इक्विलिब्रियम होगा। मतलब 4 यूनिट्स कंज्यूम करके वो सबसे ज़्यादा सेटिस्फाई होगा। ना वो 3 यूनिट कंज्यूम करेगा और ना ही वो 5 यूनिट कंज्यूम करेगा। इसका मतलब क्या हम कह सकते हैं कि जब भी किसी कमोडिटी का प्राइस अगर कम होता है, प्राइस जब 30 से कम होके 50 हो गया, तो डिमांड हमारी बढ़ जाती है। डिमांड हमारी 3 से 4 हो गई। कमोडिटी का प्राइस कम होने पे उस कमोडिटी की डिमांड बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि कमोडिटी का जब प्राइस कम होता है तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी हमारी ज़्यादा हो जाती है, और उसके लिए जो हम प्राइस पे करते हैं वो कम प्राइस पे करते हैं। इसकी वजह से अभी भी हमारा MUPX से ऊपर होता है, और जब तक हमारा MUPX के ऊपर चलेगा तब तक हम वो यूनिट खरीदते रहेंगे। आप सोच के देखिए, अगर आपको किसी चीज़ से 70 यूटिलिटी मिल रही है, मतलब अगर आप उसके लिए 70 रुपये देने के लिए तैयार हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि और वो मिल आपको 15 में रही है तो आपको वो सस्ती लग रही है। लेकिन लेटर ऑन आप किसी कमोडिटी के लिए मान लीजिए 5 रुपये देने के लिए, ये 2 रुपये देने के लिए रेडी हैं, बट वो मिल तो आपको 15 में ही रही है, तो आप ये कमोडिटी नहीं खरीदना चाहेंगे। क्लियर? तो इसीलिए कहते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड का वन ऑफ रीज़न क्या है? लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। अब देखिए, अगर यहीं पे ये कहा जाए कि 3 यूनिट्स तो इक्विलिब्रियम क्लियर हुआ, तो हम ये कह सकते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड का एक रीज़न ये है कि जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का लॉ है, लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ DMU। तो लॉ ऑफ DMU एक रीज़न है लॉ ऑफ डिमांड का। ठीक है, अब मान लीजिए कि जैसे पिछले एग्जाम्पल में तो जो आपने जो सिंगल कमोडिटी वो पर्सन कंज्यूम करता था, उस सिंगल कमोडिटी की मार्जिनल यूटिलिटी दी हुई थी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या थी? 70, फिर 30, 50, फिर 30, फिर 15, फिर 5, फिर 0, ठीक है, फिर -10, फिर -30। ये मार्जिनल यूटिलिटी थी एक कमोडिटी की। लेकिन ये तो यूटिल्स में है। अगर ये रुपीज़ में दिया हो तब तो ठीक है, मतलब यूटिल्स में भी हो सकती है यूटिलिटी, या रुपीज़ में भी हो सकती है। मान लेते हैं ये यूटिल्स में है। यूटिल्स में मतलब हमें पहली कमोडिटी के लिए 70 यूटिल्स मिलेंगे, सेकंड कमोडिटी से 50 यूटिल्स मिलेंगे, थर्ड कमोडिटी से 30 यूटिल्स, फोर्थ कमोडिटी से 15, फिफ्थ से 5, सिक्स्थ से 0, 7 से -10, 8 से -30। मुझे अलग अलग यूटिल्स मिलेंगे, लेकिन ये रुपीज़ में नहीं दिया हुआ है। तो हम अभी यहाँ पे कंपेयर नहीं कर सकते। हमें PX की कंपेयर किसके साथ करनी होती है? PX की कंपेयर MUX इन रुपीज़ के साथ करनी होती है। और अगर MUX यूटिल्स में दिया है, तो सबसे पहले हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा रुपीज़ में। और कन्वर्ट करने का क्या तरीका होता है? कन्वर्ट करने का तरीका ये होता है कि 1 रुपये में मुझे कितने यूटिल्स मिलते हैं, 1 रुपये में मुझे कितने यूटिल्स मिलेंगे। अब यहाँ पे ये है कि 1 रुपये से अगर 5 यूटिल्स मिलते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब हम 1 रुपया खर्च करते हैं तो मुझे 5 यूटिल्स मिलते हैं।
1 रुपया खर्च करके 5 यूटिल्स मिलेंगे, इसका मतलब 2 रुपये खर्च करके 10 यूटिल्स मिलेंगे, 3 रुपये खर्च करके 15 यूटिल्स मिलेंगे, एंड सो ऑन। अब हमें बता सकते हो ना कि अगर किसी कमोडिटी से 70 यूटिल्स मिल रहे हैं, यानी मुझे बताओ हम उस कमोडिटी के लिए कितने रुपए देने के लिए तैयार होंगे। तो देखो, अगर मुझे 1 रुपये में 5 यूटिल्स मिल रहे हैं और मुझे 70 यूटिल्स चाहिए, तो बताओ 70 डिवाइडेड बाय 5 करो तो कितना आता है? हाँ, आता है 14 रुपीज़ देने के लिए मैं क्या हो जाऊंगी? रेडी हो जाऊंगी। 14 रुपीज़ देने के लिए रेडी हो जाऊंगी। और 50 डिवाइडेड बाय 5 करते हैं, 50 डिवाइडेड बाय 5 करते हैं तो 10 आता है। तो इसका मतलब मुझे 10 रुपये देने के लिए, क्योंकि 1 रुपये में 5 यूटिल मिलते हैं, इसका मतलब 10 रुपये में कितने यूटिल मिलेंगे? 50 मिलेंगे। तो मैं उसके लिए कितने रुपए देने के लिए रेडी हूँ? याद रखना बच्चों, ये PX नहीं है, ये MUX ही है, पर क्या है? इन रुपी है। PX तो अलग ही होगा। MUX इन रुपी मतलब रेडी टू पे प्राइस, नॉट एक्चुअल प्राइस। ये क्या होता है? रेडी टू पे प्राइस, रेडी टू पे प्राइस। ठीक है, आप बताओ अगला देखो क्या होगा। नेक्स्ट है 30 डिवाइडेड बाय 5 करो तो 6 रुपये आएगा, फिर 15 डिवाइडेड बाय 5 करो तो 3 रुपये आएगा, फिर 1 रुपये आएगा, फिर -2 रुपये आएगा। अब -2 रुपये का क्या मतलब होता है कि आप मुझे पैसा दो, हम शॉपकीपर को क्या बोल रहे हैं कि आप मुझे पैसा दो तो हम ये कमोडिटी कंज्यूम करेंगे। और यहाँ पे आएगा -6। अब देखो PX कितना है, तो PX कितना है? PX है हमारा, एक्चुअल PX है हमारा, मान लेते हैं 6 रुपये। अगर एक्चुअल प्राइस 6 रुपये है तो बताओ, चाहे पहली यूनिट खरीदने जाओ चाहे आखिरी यूनिट खरीदने जाओ, मार्केट में तो वो आपको 6 रुपये की मिलेगी ना। मार्केट में तो वो आपको 6 रुपये की ही मिलेगी। ठीक है, 6 रुपये की मिलेगी। तो मुझे बताओ, क्या अब हम इक्विलिब्रियम निकाल सकते हैं? हाँ, यूटिल्स के MUX का PX के साथ कंपैरिजन कभी नहीं करेंगे। जब भी सिंगल कमोडिटी का केस होगा तो हम किसकी कंपेयर किसके साथ करेंगे? MUX इन रुपी मस्ट बी इक्वल टू PX। ठीक है, तो मुझे बताओ यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा जो है एनालिसिस अगर हम करते हैं तो बताओ क्या आता है एनालिसिस का रिजल्ट? यहाँ पे ग्रेटर देन है PX के, MUX इज ग्रेटर देन PX इज ग्रेटर देन PX इक्वल टू PX लेस देन PX लेस देन PX लेस देन PX लेस देन एंड लेस देन। तो बताओ हम कितनी यूनिट कंज्यूम करेंगे? हम 3 यूनिट कंज्यूम करेंगे। इक्विलिब्रियम कहाँ होगा? इक्विलिब्रियम होगा जहाँ पे MUX PX के इक्वल है, और वो कौन सी यूनिट पर है? वो है 3rd यूनिट पर। तो 3rd यूनिट पे जो है MUX PX के इक्वल है, तो इसका आंसर बताओ क्या हुआ? इसका आंसर हुआ 3 यूनिट्स। क्लियर? ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कि उस समय हम इक्विलिब्रियम कैसे निकालते हैं जब 2 और मोर कमोडिटीज़ रहती हैं। 2 और मोर कमोडिटीज़, अभी हमने क्या देखा? सिंगल कमोडिटीज़ में। लेकिन बताओ एक्चुअल में क्या कोई कंज्यूमर कभी भी एक कमोडिटी कंज्यूम करता है? नहीं, वो हमेशा 2 तो कंज्यूम करता है या 2 से ज़्यादा ही कंज्यूम करता है। तो ऐसे केस में हम जब भी इक्विलिब्रियम निकालते हैं तो उसे कहते हैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। क्या कहते हैं? उस लॉ का नाम है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। यानी जब भी आपको बोला जा रहा है कि लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी निकालो, इट मीन्स आपको वो बोल रहे हैं 2 और मोर कमोडिटी वाला केस कह रहे हैं। इसका एक और नाम है लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन। लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन, और क्या नाम है? गॉसेन का सेकेंड लॉ। इसे और बुलाया जाता है गॉसेन का सेकेंड लॉ। ठीक है, तो ये अलग अलग नाम हैं जो कि इसके जो 2 और मोर कमोडिटीज़ के हैं। तो
जब भी ये नाम बोले जा रहे हैं इसका मतलब आपको यही वाला केस दिया जा रहा है, 2 और मोर कमोडिटी का। अब इसमें हम निकालते कैसे हैं? तो इसमें निकालने का ये तरीका होता है कि मान लीजिए हम लोगों को, जैसे मान लीजिए 2 कमोडिटी है एक्स एंड वाई, तो एक्स और वाई। अब इस बार हमने 2 कमोडिटी ली, तो बताओ एक्स कमोडिटी से हमें अलग यूटिल्स मिलेंगे और वाई कमोडिटी से हमें अलग यूटिल्स मिलेंगे। तो फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करने से जो यूटिल्स मिल रहे हैं, मान लेते इसमें 100 है, सेकंड से 80, थर्ड से 70, फोर्थ से 50, फिफ्थ से 20, सिक्स्थ से 10, 7 से 0, 8 से -10, 9 से -20। ये है मेरी फर्स्ट यूनिट एक्स कमोडिटी की। अच्छा, ये भी किस में है? यूटिल्स में है। अगेन बताओ, यूटिल्स में होने का कोई फ़ायदा नहीं है। पहले मुझे बताओ किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? रुपीस में। अब मान लेते हैं वाई से अलग था, वाई के फर्स्ट यूनिट से मिल रहे थे 150, सेकेंड से मिल रहे हैं 130, फिर 120, फिर 100, फिर है मान लेते हैं 70, फिर 50, 20। ज़रूरी तो नहीं है ना हर एक कमोडिटी का सेम वेटेज होता है, किसी कमोडिटी से कम होता है, किसी से ज़्यादा होता है। तो किसी से 10, देन फिर 10, देन आप मान लीजिए कि 5, और यहाँ पे जब 10 करा तो यहाँ 0 था पर यहाँ माइनस में जा चुका था। और एक और ले लेते हैं 11, तो ये है -20। ठीक है, तो ये है हमारा एक्स और वाई का शेड्यूल। अब बताओ, सबसे पहले मुझे प्राइस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो प्राइस में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? प्राइस में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें अलग फॉर्मूला है। इसमें फॉर्मूला है MUX इन रुपीज़ इक्वल टू MUX इन यूटिल्स डिवाइडेड बाय PX। नहीं होता यहाँ पे, सॉरी PX होता है। वहाँ पे क्या था? MUM। MUM क्या होता है? जब सिंगल कमोडिटी थी तब क्या था फॉर्मूला? MUX इन यूटिल्स अपॉन MUM। MUM मतलब यूटिल्स पर रुपी। MUM का क्या मतलब होता है? यूटिल्स पर रुपी। जैसे पिछले एग्जाम्पल में क्या था? 1 रुपये में 5 यूटिल्स मिल रहे थे, यूटिल्स पर रुपी, उसे बोलते हैं MUM। ठीक है, तो यूटिल्स डिवाइडेड बाय MUX इन यूटिल्स डिवाइडेड बाय MUM, तो क्या आ जाएगा? MUX इन रुपी आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या फॉर्मूला है? MUM नहीं करना है, यहाँ तो एक्चुअल प्राइस लेना है। मान लेते हैं एक्स का एक्चुअल प्राइस है 1 रुपया और वाई का एक्चुअल प्राइस है 2 रुपये। 2 रुपये। तो अब बताओ कैसे करोगे? क्या MUX अगर जब हम निकालने बैठेंगे रुपीज़ में, तो क्या सेम टू सेम यही आएगा? 100 डिवाइडेड बाय 1 100, 80 डिवाइडेड बाय 1 80, क्योंकि उसका एक्चुअल प्राइस क्या है? 1 रुपये ही है, तो सेम टू सेम आएगा। ठीक है, सेम टू सेम आएगा। पर अब हम अगर y का निकालें तो मुझे बताओ क्या y का भी यही आएगा? नहीं, क्योंकि y का हर एक कमोडिटी का प्राइस 2 रुपये है। तो बताओ फॉर्मूला क्या है? 150 अपॉन 2 75, 130 अपॉन 2 कितना होता है? 65, 60, 50, 50, 35, 25, 10, 2.5। आई थिंक हम सही जा रहे हैं। ये हुआ, इसका ये हुआ, इसका ये हुआ, इसका ये हुआ, इसका ये हुआ, 10 का 2.5, फिर 5 का नहीं 10 का 5, सॉरी 10 का 5 एंड देन इसका 2.5, देन 0, देन -10। बताइए ये बैठ रहा है? बिल्कुल यही बैठ रहा है। अब बताओ क्या अब हम इसकी और इसकी कंपैरिजन कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, हम इन दोनों की कंपैरिजन कर सकते हैं।
इन यूटिल्स की कंपैरिजन हम नहीं कर सकते, लेकिन दो कमोडिटी के केस में भी पहले हमने किस में कन्वर्ट करा, याद रखना रुपीज़ में कन्वर्ट करना है, रुपीज़ में कन्वर्ट करना कंपलसरी है। सिंगल कमोडिटी में रुपीज़ में कन्वर्ट करने के बाद इक्विलिब्रियम कैसे आता था, इक्विलिब्रियम वो लेवल होता था जहाँ पे एम्यू एक्स किसके इक्वल हो, पी एक्स के इक्वल हो, ठीक है। लेकिन इसमें बताओ इक्विलिब्रियम कैसे आता है, इसमें इक्विलिब्रियम कैसे आएगा, इसमें हमें दो कंडीशन देखनी है। कौन सी वो दो कंडीशन है, पहली कंडीशन है इक्विलिब्रियम फाइंड करने की पहली कंडीशन है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई, पहला। सेकंड है यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी marginal utility derive from last unit of last rupee spent on each commodity is same। अब बड़े ध्यान से ये दोनों कंडीशन का मतलब देखेंगे, बट सब्जेक्ट टू बजट कॉन्स्टेंट। देखो इसमें कैसे निकालते हैं आखिर हम लोग इक्विलिब्रियम। सबसे पहले तो मुझे बताओ, क्या मेरे इस एग्जाम्पल में लॉ ऑफ डीएमयू लग रहा है, क्या लॉ ऑफ डीएमयू लग रहा है? तो हाँ, आप बोलोगे कि लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई हो रहा है। क्या लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई हो रहा है? यस, लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई हो रहा है, क्योंकि हमारी यूटिलिटी लगातार कम होती जा रही है। दूसरी कंडीशन का क्या मतलब है? तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। सेकेंड कंडीशन क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम लास्ट रुपी स्पेंट ऑन ईच कमोडिटी इज सेम। मतलब मान लीजिए कि उस पर्सन ने, वो कंज्यूमर की जो टोटल इनकम है, इनकम मतलब वाई, उसकी इनकम ही टोटल 12 रुपये है, तो वो सबसे पहले अपने इनकम को किस में खर्च करेगा? बताओ, MUX की पहली यूनिट से 100 यूटिलिटी मिलती है और 75 मिलती है, वो पहले किस पे खर्च करना चाहेगा? तो सबसे पहले वो क्या खरीदना चाहेगा बताओ? अगर आपको 100 और 75 में से कोई ऑफ़र दिया जाए कि एक से आपको 100 यूटिलिटी है, दूसरे से आपको 75 यूटिलिटी है, तो आप क्या लेना चाहोगे? तो हम लेना चाहेंगे 100, फर्स्ट ऑफ ऑल 100। सेकेंड टाइम में बताओ क्या लेना चाहोगे? तो 80 क्यों? क्योंकि 80 अभी भी 75 से ज़्यादा है, तो दो बार तो आप, मतलब 2 यूनिट तो आप लगातार X की ले लोगे और उसके बाद जाके आप Y की फर्स्ट यूनिट खरीदोगे, क्योंकि अब आप X की थर्ड यूनिट नहीं खरीदना चाहोगे, क्योंकि X की थर्ड यूनिट से आपको 70 मिल रहा है पर Y की फर्स्ट यूनिट से आपको 75 मिल रहा है। यानी इस तरह से हमें देखना है कि हम सबसे पहले क्या लेना चाहेंगे कि X लेना चाहेंगे, दूसरी बार क्या लेना चाहोगे? फिर से X ही लेना चाहेंगे, फिर क्या लेना चाहोगे? 75 मतलब Y लेना चाहेंगे, फिर क्या लोगे? फिर हम फिर से X लेंगे, फिर क्या लोगे? फिर से हम Y लेंगे, फिर क्या लोगे? फिर से हम Y लेंगे, फिर क्या लेंगे? फिर हम X लेंगे और Y दोनों एक साथ लेंगे, क्योंकि दोनों से मिलने वाली यूटिलिटी क्या है? सेम है, तो हम दोनों एक साथ लेंगे, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि ये फोर्थ और फोर्थ है, ऐसा यहाँ पे तो ऐसा कॉन्सिडेंस हो गया कि दोनों की फोर्थ यूनिट पे 50-50 है। क्या ऐसा हो सकता है कि X की फोर्थ यूनिट पे 50 हो और Y की सेकेंड यूनिट पे 50 हो? तो फिर ऐसे में हम, बिल्कुल हो सकता है, तो ऐसे में हम इसका सेकेंड लेंगे और इसका फोर्थ लेंगे, ठीक है। इसका सेकेंड लेंगे और इसका फोर्थ लेंगे। कहने का मतलब इतना है कि जब हम इसका सेकेंड लेंगे और इसका फोर्थ लेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका जब हम सेकेंड लेंगे और इसका हम जब फोर्थ लेंगे,
तो ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि दोनों से हमें जो यूटिलिटी मिल रही है वो इक्वल मिल रही है, तो हम खरीदेंगे तो दोनों ही खरीदेंगे, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं खरीदेंगे। तो मुझे बताओ, क्या हम दोनों खरीदेंगे? यस। इसके बाद बताओ हम क्या खरीदना चाहेंगे? तो हम वाई लेना चाहेंगे। फिर से वाई, ध्यान से देखो, फिर एक्स, फिर दोनों, फिर 5, मतलब फिर वाई, और फिर उसके बाद कुछ नहीं, क्योंकि ज़ीरो हो गया है। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी आप वाई लेना चाहोगे? हाँ, वाई, उसके बाद फिर कुछ नहीं। तो इस तरीके से हमें दोनों को कंपेयर करते हुए चलना है और जो हाईएस्ट हो वो देखना है। ठीक, तो दूसरी कंडीशन को एक बार फिर से समझते हैं। कहा कि साथ में, लेकिन बताओ हम आगे तो बढ़ना चाहते हैं, लेकिन क्या मुझे अपनी इनकम को भी ध्यान में रखना है? हाँ, तो देखो मेरी इनकम है 12 रुपये, तो सबसे पहले मैंने ये ख़रीदा, ओके। उसके बाद एक बार फिर से अच्छे से देखो, सबसे पहले तो मैंने ये ख़रीदा, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या ख़रीदा? फिर से मैंने यही ख़रीदा, फिर मैंने वाई ख़रीदा, फिर मैंने एक्स ख़रीदा, फिर मैंने वाई ख़रीदा, फिर मैंने वाई ख़रीदा, फिर एक्स और वाई दोनों ख़रीदा। अब देखो, अब यहाँ पे रुक जाओ। क्यों रुक जाओ? क्योंकि मिलने वाली यूटिलिटी सेम है। अच्छा, क्या हमें देख लेना चाहिए कि हमारे पैसे कहीं ख़त्म तो नहीं हो गए? तो कहा गया मान लेते हैं। अब देखिए, हमने यहाँ की 4 खरीद ली, यहाँ की भी 4 खरीद ली, मेरे पैसे कितने चले गए? देखो मेरे कितने पैसे चले गए। ये एक्स 1 रुपये का था, तो इसकी 4 यूनिट 4 रुपये की, और इसकी भी 4 यूनिट, पर ये तो 2 रुपये का था, तो इसकी 4 यूनिट कितने की? 8 रुपये की। इसका मतलब क्या मेरे पूरे 12 रुपये खर्च हो गए? हाँ, देखिए कैसे, पी एक्स क्यू एक्स प्लस पी वाई क्यू वाई इक्वल टू होना चाहिए वाई के, यहाँ लेस देन वाई के, कभी भी ग्रेटर नहीं होगा खर्चा। ठीक है, तो इसकी एट लास्ट अभी इसका आंसर क्या आया? प्लस यहाँ पे कितना, 4 इंटू 2, ठीक है, इक्वल टू 12 हो गया। मान लो अगर हमारे पास 13 रुपये इनकम होती तो 13 रुपये, अच्छा देखो यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में हमारी सेकंड, जब 12 रुपये इनकम है तो हमारी देखो सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है? मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम लास्ट रुपी। लास्ट रुपी कौन सा था? जो भी लास्ट रुपया इन दोनों पे खर्च किया, स्पेंट ऑन ईच कमोडिटी इज सेम। तो बताओ आखिरी रुपया जो भी दोनों कमोडिटी पे खर्च किया जाए, तो उससे जो यूटिलिटी दोनों कमोडिटी से उस कंज्यूमर को मिलेगी वो पक्का और पक्का सेम होनी चाहिए, वो सेम होनी चाहिए। क्या यहाँ पे आखिरी यूनिट कंज्यूम करने पे जो यूटिलिटी मिली है, क्या वो यहाँ पे भी 50 है और इस केस में भी 50 है? हाँ, दोनों ही केस में 50-50 है। इसका मतलब आखिरी कमोडिटी पे जो भी पैसा खर्च किया जा रहा है, उस आखिरी कमोडिटी से जो यूटिलिटी मिल रही है वो बिल्कुल इक्वल है। अगर मेरे पास 13 रुपये भी इनकम होती ना, तो बताओ मैं क्या खरीदती? क्या मैं 13 रुपये इनकम होती, इसके नहीं, मान लेते 14 रुपये इनकम होती, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। मान लीजिए 14 रुपये इनकम होती, तो 50-50 करने के बाद अगर अगला राउंड आएगा तो आप क्या खरीदोगे? इसके बाद एक्स खरीदोगे या वाई खरीदोगे? वाई खरीदेंगे। हम क्या खरीदेंगे? वाई। तो वाई जब हम लेंगे तो खरीद तो लेंगे क्योंकि 2 रुपये है मेरे पास, लेकिन बताओ, लेकिन इसके बाद एक्स की तो लास्ट यूनिट ये वाली है और वाई की लास्ट यूनिट ये हो जाएगी। क्या दोनों से मिलने वाली यूटिलिटी सेम है? नहीं, एक से 50 है, एक से 35 है। इसलिए अगर 14 रुपये भी इनकम होगी तो भी हम 12 रुपये ही खर्च करेंगे और 2 रुपये बचा लेंगे, लेकिन हम 2 रुपये खर्च नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अगर 2 रुपये खर्च कर दिए तो एक्स से 50 यूटिलिटी मिलेगी और वाई से 35 मिलेगी, तो दोनों से अनइक्वल मिलेगी, जिसकी वजह से फिर से मुझे एक्स यूनिट, फिर से मुझे क्या खर्च करने का मन करेगा? एक्स यूनिट पे पैसा खर्च करने का मन करेगा, क्योंकि उससे ज़्यादा यूटिलिटी मिल रही है। फिर जब ये 20 रुपये हो जाएगा तो फिर अब फिर से वाई पे खर्च करने का मन करेगा, फिर 35 ही किया। उसके बाद फिर
वाई पे खर्च करने का मन करेगा, सॉरी 25, फिर मैं रुकूंगी नहीं, क्योंकि फिर अब इसमें ज़्यादा हो गया तो मैं फिर से इससे खर्च करूँगी, तो 10 रुपये और 10 रुपये, फिर यहाँ आके सेटिस्फाई होंगे। कहने का मतलब है कि सेकंड कंडीशन का सेटिस्फाई होना बहुत ज़रूरी है। मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम ईच लास्ट रुपी स्पेंड ऑन ईच कमोडिटी इज सेम। लास्ट रुपी स्पेंड ऑन ईच कमोडिटी इज सेम। बताइए, अब अगर मान लो मेरे पास 15 रुपये भी होते तो मैं खर्च नहीं करती, मान लेते मेरे पास 16 रुपये भी होते तो भी मैं खर्च नहीं करती। हाँ, अब माँ बताइए, अगर मान लो उस समय भी अपन 12 रुपये खर्च करते, क्योंकि 50-50 पे एंड हो जाता। मान लेते हैं अगर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 14 और 1 2 3 4 5 6 मान लो मेरे पास इनकम हो जाए 20। अब बताओ मैं क्या क्या खरीदूंगी। तो ये खरीदा, फिर ये खरीदा, फिर नहीं सॉरी पहले ये खरीदा, फिर से यही खरीदा, फिर ये खरीदा, फिर ये खरीदा, फिर ये खरीदा, फिर वाई खरीदा, फिर एक्स और वाई दोनों खरीदा, फिर वाई खरीदा, फिर से वाई खरीदा, फिर एक्स खरीदा, फिर दोनों खरीदा। बताओ क्या अब मेरे 20 रुपये पूरे हो गए? आप देखो 6 रुपये यहाँ पे, अगर मेरी इनकम कितनी है, अगर मेरी इनकम है 1 × 6 प्लस 2 × यहाँ पे कितना हुआ 3 4 5 6 7, तो ये मेरे हो गए 20 रुपये पूरे। ठीक, लेकिन अगर 19 रुपये भी हैं तो पता है आपको 19 रुपये हैं तो भी मैं वाई की कितनी यूनिट खरीदूंगी? वाई की केवल 4 यूनिट और एक्स की भी केवल 4 यूनिट, और भले 12 रुपये खर्च हो रहे हैं, बाकी पूरे पैसे हमारे बच जाएंगे। ठीक है, ओके। अब मान लीजिए ये आपके पास एक दूसरा एग्जाम्पल है डू कमोडिटीज़ का, और मान लेते हैं ये यूटिल्स में है, और अगर अब हमें रुपीज़ में निकालना है तो बताओ, हम मान लेते कि रुपीज़ में जो है वो एक यूटिल्स इक्वल टू 1 रुपी है, 1 यूटिल्स इक्वल टू 1 रुपी। ठीक है, मतलब ये कह सकते हैं कि एक्स का प्राइस भी एक्चुअल पी एक्स जो चल रहा है वो 1 रुपये चल रहा है, और वाई भी चल रहा है 1 रुपया। तो बताओ रुपीज़ में सेम आएगा, रुपीज़ सेम आएगा। अब कंज्यूमर की जो इनकम है वो मान लेते हैं 9 रुपये है, तो बताइए वो कैसे कैसे खरीदेगा? 2 कंडीशन देखनी है। पहली कंडीशन क्या है? लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई। क्या लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई हो रहा है? हाँ। दूसरी कंडीशन क्या है? लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई हो रहा है। दूसरी कंडीशन क्या है? लास्ट रुपी स्पेंट ऑन ईच कमोडिटी इज सेम। मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम लास्ट रुपी स्पेंट ऑन ईच कमोडिटी इज सेम। स्पेंट ऑन ईच कमोडिटी इज सेम। बताओ, अगर इनकम वाई है तो सबसे पहले तो वो क्या खरीदेगा? क्या पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया? अब देखते हैं, बताओ सबसे पहले वो क्या खरीदेगा? क्या सबसे पहले ये खरीदेगा? हाँ। फिर ये दोनों खरीदेगा एक साथ। ठीक है, दोनों खरीदेगा एक साथ, वरना कुछ नहीं खरीदेगा। इसके बाद क्या खरीदना चाहेगा? इसके बाद तो वो एक्स खरीदना चाहेगा। इसके बाद क्या खरीदना चाहेगा? इसके बाद वो वाई खरीदना चाहेगा। ये क्लियर नहीं लिखा हुआ है, ये है एक्स और ये है अपना वाई। ठीक है, ये है अपना वाई और ये है एक्स। ठीक है, अब बताओ इसके बाद क्या खरीदना चाहेगा? इसके बाद वो खरीदना चाहेगा वाई खरीदना चाहेगा। फिर क्या लेना चाहेगा? फिर से वाई लेना चाहेगा। अच्छा, देखने कहीं उसके पैसे तो खर्च ख़त्म नहीं हो गए, तो उसके पास 9 रुपये है और दोनों कमोडिटी का प्राइस 1-1 रुपये है। ठीक है, तो बताओ कितना खर्च हो गया? पहले तो जब वो यहाँ पे बताओ हमारी सेकंड कंडीशन पूरी हो रही थी। हाँ, लास्ट रुपी मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम लास्ट रुपी स्पेंड ऑन ईच कमोडिटी सेम आ रहा था। ठीक है, आखिरी से आ रहा था सेम, लेकिन यहाँ पे तो मेरे केवल टोटल 3 रुपये खर्च हो रहे हैं, लेकिन मेरे पास तो 9 रुपये इनकम है। तो क्या हम और आगे बढ़ सकते हैं? बिल्कुल बढ़ सकते हैं। तो मुझे बताओ,
हमने ये भी खरीदा, ये भी खरीदा, ये भी खरीदा। अब बताओ क्या करेंगे? अब हम दोनों एक्स और वाई दोनों खरीदेंगे। अब बताओ फिर से मेरी दूसरी, यहाँ पे भी मेरी दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। मेरी दूसरी कंडीशन 2 बार यहाँ पे सेटिस्फाई हुई, एक तो यहाँ पे भी सेटिस्फाई हुई। लेकिन हम आगे क्यों बढ़े? क्योंकि मेरे पास और पैसे थे। अब अगली बार यहाँ सेटिस्फाई हो गई। आप देखें यहाँ पे कहीं पैसे खर्च तो नहीं हो गए। तो देखो कितनी यूनिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाँ, यहाँ पे पूरे के पूरे 9 रुपये हमारे खर्च हो चुके हैं। यानी यही हमारा इक्विलिब्रियम होगा। मतलब सब्जेक्ट टू बजट कांस्टेंट क्या होगा? सब्जेक्ट टू बजट कांस्टेंट होगा, सब्जेक्ट टू बजट कांस्टेंट एक्स की कितनी यूनिट खरीदेंगे? एक्स की 4 और वाई की कितनी होंगी? 5। तो बताओ कैसे होगा? पी एक्स क्यू एक्स प्लस पी वाई क्यू वाई इक्वल टू हो या लेस देन हो चलेगा वाई के, ठीक, मोर देन नहीं होना चाहिए। तो बताओ 1 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 5 इक्वल टू हो रहा है 9। एक बात बताओ, यहीं पे अगर हमारी इनकम हो जाती 10 रुपये, हमारी इनकम अगर हो जाती 10 रुपये, या अगर हमारी इनकम हो जाती 8 रुपये, या हमारी इनकम हो जाती 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 रुपये। अगर इन तीनों केसेस में ऐसा होता तो हम क्या करते? बड़े ध्यान से सुनना। अगर सबसे पहले हम लेते हैं कि अगर हमारी इनकम हो जाती 10 रुपये, तो मुझे बताओ, हम पहले ये लेते हैं, हम पहले बढ़ते जाएंगे और बस इनकम को ध्यान में रखेंगे कि कहीं हमारी इनकम ख़त्म तो नहीं हो रही। पहले ये लो, फिर ये लो, ये दोनों लो, फिर क्या लो, फिर ये लो, फिर ये लो, फिर ये लो, फिर ये लेते हैं, फिर ये दोनों एक साथ लेते हैं। यहाँ पे मेरे 9 रुपये ख़त्म हो गए थे। अब मेरे पास 10 रुपये इनकम है। अब अगर अगला ख़रीदना हो तो मैं क्या ख़रीदूँगी? वाई ख़रीदूँगी। लेकिन जब मैंने वाई ये वाला ख़रीद तो सकती हूँ, लेकिन फिर बताओ यहाँ से 40 हो जाएगा और एक से तो 60 रहा। तो बताओ सेकंड कंडीशन मेरी सेटिस्फाई नहीं होगी। इसीलिए मैं वो 1 रुपया खर्च नहीं करूँगी और 1 रुपया बचा लूँगी। तो अगर 10 रुपये भी इनकम हो ना, तो भी मेरा इक्विलिब्रियम उतनी यूनिट्स होगा जितनी मेरी 9 रुपये इनकम पे था, मतलब यही वाला, ठीक है। हाँ, अगर 12 रुपये हो तो बताओ मेरे पास एक्स्ट्रा 3 रुपये है, राइट? नहीं, एक्स्ट्रा 4 रुपये है, नहीं 3 रुपये है। तो 3 रुपये है तो मैं पहले तो ये ख़रीद लूँ, फिर क्या मैं ये दोनों एक साथ खरीद सकती हूँ? हाँ, फिर जब मैंने ये दोनों एक साथ खरीद लिए तो बताओ क्या मेरी, अगर मैंने ये और ये दोनों एक साथ परचेज़ कर लिए तो मुझे क्या फिर से इक्विलिब्रियम मिल जाएगा? एग्जैक्टली। अब ऐसे केस में मैं क्या करूँगी? मैं बोलूँगी कि मैं 5 यूनिट एक्स की खरीदूँगी और कितनी 1 2 3 4 5 6 7 यूनिट्स किसकी खरीदूँगी? वाई की खरीदूँगी। तो ये मेरे किसके इक्वल होगा? 12 के। लेकिन जब 10 रुपये था तो मेरा आंसर क्या था? 1 इंटू 4 ही था प्लस 1 इंटू 5 ही था, बट वो लेस देन था 10 के। ये इक्वल टू है लेकिन ये लेस देन 10 है, ठीक। अब बताओ अगर 8 रुपये होता तो क्या करते? तो अब तो हम ये 60 में भी सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, ऐसे में तो हमें 150 पे ही रुक जाना पड़ता, राइट। तो ऐसे में 8 रुपये इनकम होने के बावजूद भी हम आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि देखो ये खरीदते फिर ये दोनों खरीदते, तो 8 में से 3 रुपये जा चुके तो बचे कितने? 5 रुपये। 5 रुपये में एक ये आ जाता, ये आ जाता, ठीक है। फिर हम ये खरीद लेते तो 3 रुपये ये खर्च हो गए, फिर ये खरीद लेते। लेकिन इन दोनों में से कोई एक ही खरीद पाते, इन दोनों में से कोई एक खरीद पाते, तो अगेन बताओ हमारा सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती। तो अगर 8 रुपये इनकम है तो मैं खरीदूँगी इसकी 2 यूनिट और वाई की सिर्फ और सिर्फ 1 यूनिट, जो कि लेस देन है कितने के? लेस देन है 8 रुपये के। क्लियर हो रहा है? आई होप आपको अब समझ आ रहा होगा कि इसमें किस तरीके से काम करना है। तो ये होता है इक्विलिब्रियम। तो अब हम लोग अगर इसको 2 मिनट शॉर्ट में अगर बताएं कि इक्विलिब्रियम में हमने क्या देखा,
तो सिंगल कमोडिटी में हमेशा सबसे पहले तो इक्विलिब्रियम निकालने के लिए सिंगल कमोडिटी में कैसे निकालते हैं, जब एक पर्सन सिंगल कमोडिटी कंज्यूम करता है तो इक्विलिब्रियम वहाँ होता है जहाँ पे MUX इक्वल टू PX हो। और ये MUX कौन सा वाला लेना है, इन रुपी वाला लेना है। और अगर यूटिल्स वाला दिया हो तो क्या करोगे, पहले रुपीज़ में कन्वर्ट करोगे। कन्वर्ट करने का फॉर्मूला क्या है, कन्वर्ट करने का फॉर्मूला है इन यूटिल्स डिवाइडेड बाय MUM। MUM क्या होता है, MUM क्या होता है, यूटिल्स पर रुपी। ठीक है, जब डबल 2 और मोर कमोडिटी होती है, डबल और मोर देन डबल, तब क्या करते हैं, तो फिर ऐसे में हम अगेन यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे सभी कमोडिटीज़ का आपस में कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने के लिए भी पहले मुझे ये किस में चाहिए रहता है, रुपीज़ में चाहिए रहता है। और अगर यूटिल्स में दिया हो तो फॉर्मूला क्या यूज़ होता है, वहाँ पे यहाँ पे यूज़ होता है, बताओ PX या PY, बताओ यहाँ पे क्या यूज़ होता था। ये बिल्कुल याद रखना है कि यहाँ MUM यूज़ होता है, पर यहाँ पे PX और PY यानी एक्चुअल प्राइस लेते हैं। इसके बाद दो कंडीशन देखते हैं सिंपल सी, कि लॉ ऑफ DMU लगना चाहिए, लॉ ऑफ DMU लग रहा है, और दूसरा क्या है DMU, और दूसरा क्या है MUX अपॉन PX इक्वल टू MUY अपॉन PY। अब आप बोलोगे ये क्या है, तो ये वही जो सेकंड कंडीशन थी ना, उसी को फॉर्मूले में लिखा है। याद है वो दोनों टेबल में लास्ट रुपए खर्च करके दोनों से जो कम यूटिलिटी मिलती थी वो इक्वल होती थी, तो वो यही तो होता था, क्योंकि MUX अपॉन PX करके हमने रुपीज़ निकाला, और MUY इन यूटिल्स, ये क्या है इन यूटिल्स, ये भी क्या इन यूटिल्स अपॉन ये किया तो वो हमारा रुपीज़ में आ गया, तो ये भी मेरा रुपीज़ है, ये वाई यूनिट का रुपीज़ है, और दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ठीक है, बट सब्जेक्ट टू बजट कॉन्स्टेंट, सब्जेक्ट टू बजट कॉन्स्टेंट। ठीक, तो हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक दोनों से मिलने वाली आखिरी यूनिट जो भी हम इन दोनों के कंज्यूम करते हैं उससे मिलने वाली यूटिलिटी क्या नहीं हो जाए, सेम ना हो जाए। ओके, एक लास्ट बात, अगर MUX डबल कमोडिटी में बता रहे हैं इस ग्रेटर देन हो, MUX PX के ग्रेटर देन हो MUY PY के, तो बताओ वो और ज़्यादा ये वाली यूनिट कंज्यूम करना चाहेगा, और ज़्यादा कंज्यूम करना चाहेगा, X की तरफ X की यूनिट बढ़ाता जाएगा, जिससे उससे मिलने वाली यूटिलिटी कम होती जाएगी। फिर मान लो अगर ऐसा हो जाता है कि MUX अपॉन PX इज़ लेस देन MUY अपॉन PY हो, तो अब वो इसकी यूनिट को और कंज्यूम करना चाहेगा Y की, ताकि इससे मिलने वाली यूटिलिटी फिर कम होती जाएगी। तो एट लास्ट वो वहाँ रुकेगा। अगर ऐसा सीन है तो वो ये कंज्यूम करता जाएगा, और अगर ऐसा सीन है तो वो ये कंज्यूम करेगा। तो एट लास्ट वो रुकेगा कहाँ पे, तो एट लास्ट वो वहाँ रुकेगा जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाए। और यही थी हमारी सेकंड कंडीशन, यही थी मेरी सेकंड कंडीशन। ओके, टॉपिक कंप्लीटेड।